flow through orifices and mouthpiece. orifices and mouthpiece। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आज हम डिस्कशन करेंगे। फ्लो थ्रू orifices एंड माउथपीस। तो सबसे पहले orifice के बारे में लिख लीजिए। orifice लिख लीजिए। इट इज a small opening in the wall or bottom of a vessel, in the wall or bottom of a vessel। कोई भी ओपनिंग है उसको हम कहते हैं orifice। For example, if this is a vessel, it is a small opening or it is an opening in the wall or bottom of a vessel is known as orifice। For example, if this is a vessel, यहां पर एक छोटी सी ओपनिंग हो सकती है, this type of opening, this is orifice। ओपनिंग यहां भी हो सकती है, दिस इज orifice। बना लीजिए। तो ये है आपका orifice। अगर इस तरीके की कोई ओपनिंग है किसी वॉल में या किसी बॉटम पर, तो वो कहलाती है आपकी orifice। अब क्या है, कहां से क्लोज है? ये अगर ऊपर से क्लोज हो, ये तो हमने कहा ही नहीं कि ऊपर से क्लोज है। वेसल की कब बात करें कि वेसल क्लोज है या ओपन है? वेसल से कोई मतलब नहीं है ना। किसी वॉल में या उसके बॉटम पर अगर कोई छोटी सी ओपनिंग है तो उसे कहेंगे हम orifice। नो मैटर दिस वेसल इज क्लोज और ओपन फ्रॉम अबव। इसके ऊपर कोई लिड लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, ये ओपन है, क्लोज है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें वेसल से कोई मतलब नहीं, वेसल कैसा है। इट इज नॉट, यहां तो हमने वेसल नाम ले दिया है। वेसल इज नॉट मैंडेटरी। इवन देयर इज अ डैम, डैम के बॉटम पर, डैम की वॉल में कोई छोटी सी ओपनिंग है, नदी की कोई कॉर्नर है, नदी की कोई साइड है, उसमें आपने ऐसी छोटी सी ओपनिंग कर दी, तो वो क्या है? orifice है। इट इज नो मैटर कि वेदर द ओपनिंग इज इन वेसल और अ डैम, है ना। वॉल ऑफ डैम भी हो सकती है, वो किसी नदी में कहीं हो सकता है, पानी को हमने रोक रखा हो। कभी कभी रोक लेते ना, पानी कम हो जाता है नदी नाले में, तो लोग स्टॉपेज लगा करके और फिर साइड में ओपनिंग कर देते हैं। तो दिस टाइप ऑफ ओपनिंग इज नोन एज orifice। अब यहीं पर मैं आपको लेकिन अभी थोड़ा सा वियर और नोच के बारे में भी बताऊंगा। पढ़ेंगे तो आगे, लेकिन यही समझ लेते हैं। बिकॉज देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन वियर एंड नोच, orifice। इनमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है ना। तो इसी यहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, दिस इज orifice। ये मतलब अभी ओपनिंग पर सिर्फ दिखाने के लिए बनाया है, अभी क्योंकि आगे मैंने कुछ लगाया नहीं। लगा देंगे तो माउथ पीस पे कहलाता है, तो माउथ पीस को अलग से पढ़ेंगे। तो दिस इज नोन एज orifice, दिस इज नोन एज orifice। इसमें जो फ्लूइड का लेवल है वो यहां तक है, आप देख रहे हैं। अगर ये चीज ओपनिंग यहां होती ऐसे, ये ओपनिंग कहां पर होती? यहां होती। देख पा रहे हैं? कुछ certain, there is certain difference between this opening and this opening। this is difference of position। here the opening is completely submerged under the fluid। here the opening is completely submerged under the fluid, that is the upper edge of the opening is completely submerged under the fluid, while in this case the upper edge is out of the fluid। only difference between these two is, in this second case the upper edge is out of the fluid। now in this case this is not orifice। यहां ध्यान दें। now in this case this is not orifice। now this orifice, this opening, हम तो opening कह रहे हैं, this opening is orifice but this opening is not the orifice। by the way same wall में है, सेम मेटल है, सब कुछ सेम है, बट दिस इज नॉट दी orifice। नाउ दिस इज टर्म्ड एज नोच
और वियर, नोच और वियर। देखिए कितना सा डिफरेंस है ऑरिफिस में और नोच और वियर। इसको नोच कहेंगे और वियर, नोच और वियर एक ही चीज है। अभी थोड़ी देर समझिए, नोच एंड वियर इज सेम थिंग। बहुत लिटिल डिफरेंस है इन दोनों में, तो उन्हें आगे समझ लेंगे, अभी बात करके समझ के चलेंगे। वैसे तो समझ में आया नोच एंड नोच एक ही नाम रखिए। अभी आप नोच और ऑरिफिस में डिफरेंस समझ में आया? बस इतना सा डिफरेंस है कि अगर ओपनिंग पानी में या फ्लूइड में पूरी तरीके से डूबा हुआ है तो उसको कहेंगे आप ऑरिफिस। इफ द ओपनिंग इज पार्शियली सबमर्ज्ड अंडर फ्लूइड देन इट इज नोन एज नोच या वियर। वो नोच और वियर डिसाइड करते हैं मटेरियल के आधार पर। मटेरियल क्या है अभी थोड़ी देर में क्लियर करेंगे। तो समझ में आ गई है? अगर पानी का लेवल यहां तक होता, फॉर एग्जांपल इसमें ब्लैक से बना देता हूं, और पानी का लेवल यहां तक होता तो यही ओपनिंग क्या कहलाती? ऑरिफिस। क्लियर? तो अभी क्योंकि मेरा पानी का लेवल यहां तक है तो इसे क्या कह रहे हैं हम? नोच। बना लीजिए इसको भी डायग्राम पर। यानी वाटर का लेवल, फ्लूइड का लेवल डिसाइड करेगा कि वेदर सर्टेन ओपनिंग इज नोच और ऑरिफिस। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब इनकी डेफिनेशन चाहो तो नोच की अलग से लिख सकते हो और ऑरिफिस की डेफिनेशन में बढ़ा करके लिख दो। नो ऑरिफिस की डेफिनेशन में बढ़ा करके आगे लिख दो, द ओपनिंग शुड बी completely submerged under the fluid, opening should be completely submerged under the fluid। अब ऐसा नहीं हो कि बाई चांस पानी इधर को निकल के ऐसे जा रहा है और यहां से ऐसे करके पानी का लेवल इधर ऐसे हो गया हो। कभी कभी आपने देखा होगा कोई कुंडी टाइप की, कोई वेसल टाइप का बना होता है, उसके बॉटम से पानी निकल रहा होता है और इधर से सबमर्ज हो रहा हो। आप नहीं कहेंगे उसको। सबमर्ज किधर से होना चाहिए? जिधर से पानी आ रहा है। जिस टैंक में, जिस वेसल में, जिस डैम में ओपनिंग है, इधर को सबमर्ज नहीं देखेंगे आप, किधर देखेंगे? सबमर्ज इस तरह। वैसे तो इधर का ही मेन मैटर करता है, इधर सबमर्ज नहीं, इधर होगा भी नहीं, कोई केस नहीं बनता है ऐसा, लेकिन फिर भी आप देखेंगे इधर से पानी आ रहा है। तो दिस ओपनिंग इज ऑरिफिस व्हाइल दिस ओपनिंग इज नोच। अब समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस? अब यहीं पर फिर नोच और वियर की डेफिनेशन लिख लीजिए। नोच और वियर, नोच और वियर, पहले दोनों की एक साथ डेफिनेशन लिखाऊंगा फिर दोनों में डिफरेंस करा दूंगा। नोच और वियर, नोच और वियर। तो अब ऊपर की डेफिनेशन को आधी को मैं नहीं लिखूंगा, आधी यूज कर लूंगा यहीं पर, डायरेक्ट चलता हूं। इफ ओपनिंग इज पार्शियली सबमर्ज्ड, ठीक है ना, डायरेक्ट लिखना शुरू कर दो। इफ द ओपनिंग इज पार्शियली सबमर्ज्ड अंडर द फ्लूइड then it is known as नोच और वियर, नोच और वियर। तब इसे नोच या वियर कहने लगेंगे अगर ये पार्शियली सबमर्ज्ड है। कभी कभी इसकी डेफिनेशन को कुछ ऐसे ही लिखते हैं कुछ लोग, इफ द अपर एज इज अंडर वाटर अंडर फ्लूइड, कभी कभी डेफिनेशन को भी ऐसे लिख देते हैं, इफ द अपर एज ऑफ द ओपनिंग इज अंडर फ्लूइड देन इट इज नोन एज ऑरिफिस, इफ द अपर एज इज आउट ऑफ द फ्लूइड देन इट इज नोन एज नोच और वियर। ऐसे भी लिख देते हैं डेफिनेशन अपर एज के रेस्पेक्ट में, है ना। अब यानी कंप्लीटली डूबी हुई तो अपर एज डूबा ही हुआ है, तो क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा नोच और वियर में क्या डिफरेंस है, मामूली सा। वैसे तो नोच और वियर को बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ के डेफिनेशन की बात चली इसको कर लेते हैं। तो देखिए नोच और वियर में बिल्कुल बहुत मामूली सा डिफरेंस है। दिस इज डिफरेंस ऑफ मटेरियल। नोच और वियर में किस चीज का डिफरेंस है? मटेरियल का डिफरेंस है। तो यहां लिख देता हूं पहले नोच, नोच की बात करता हूं मैं। नोच, अगर नोच कहेंगे इस ओपनिंग को, नोच कब कहेंगे?
इफ मटेरियल इफ इट इज मेड ऑफ मेटल, अगर जो ओपनिंग है आपकी वो बनी हुई किसकी है, मेटल की किसी की, अगर किसी वो मेटल की बनी हुई है यानी मेटेलिक है वो ओपनिंग, यानी अगर जरूरी नहीं है कि ये आपका पत्थर का है, ये डैम तो आपका पत्थर का है लेकिन इसमें मेटल की आपने नोच बना रखी है, ओपनिंग आपने क्रिएट करी और उस ओपनिंग में भी आपने फंसा दिया कोई मेटल का फिर बाद में पीस, तो वो क्या हो जाएगी ओपनिंग, नोच कहलाएगी, है ना। और अगर ये बनी है आपकी वियर, कब कहलाएगी, वियर कब कहलाएगी, जब कंक्रीट की बनी हो। बहुत सिंपल ऐसे ही लिख लीजिए, बहुत लंबी डेफिनेशन क्योंकि आपको जरूरत नहीं है लिखने की, वैसे भी मैं बता चुका हूं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, लेस इंपॉर्टेंट फॉर मैकेनिकल, तो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट निकल जाना है यहां से, है ना, उतना ज्यादा क्यों स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं, काम की चीजें पढ़ो, नॉलेज गेन नहीं करनी, हमें पहले कंपटीशन निकालना है, ठीक है। तो वियर किसकी बनी होती है, यानी इसी ओपनिंग को, इस ओपनिंग को नोच कब कहेंगे, इफ इट इज मेड ऑफ मेटल, किसी मेटल पीस की बनी है तो इसे नोच कह देंगे, और अगर ये कंक्रीट की बनी है, मैसनरी भी कहते हैं कंक्रीट को, उसकी बनी है तो इसको कह देंगे आप वियर। मेटल की बनी है तो नोच, कंक्रीट की बनी है, पत्थर की बनी है, चूना पत्थर की बनी है तो उसे कह देंगे वियर, इतना सा फर्क है। अब इसीलिए जाहिर सी बात है मेटल की चीज बनी होगी तो बड़ी करेक्ट इन साइज होगी, शेप भी बहुत एक्यूरेट होगा उसका, क्यों, उसकी सरफेस रफनेस भी बड़ी अच्छी होगी, सही बात है ना, मेटल की होगी तो जाहिर सी बात है वो कॉस्टली भी होगी, है ना। ये अब आपके आफ्टरवर्ड क्वेश्चन खुद ब खुद बनते हैं, जब मेटल की है तो शेप उसका बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, अगर ट्रायंगुलर शेप की आप बनानी चाह रहे हो तो एग्जैक्ट ट्रायंगुलर शेप की बनेगी, यही अगर आप कंक्रीट की ईंट पत्थर का इस्तेमाल करके बनाओगे तो एग्जैक्ट शेप बिल्कुल स्मूथ सरफेस फिनिश नहीं आएगा। चूना पत्थर की बना रहे हो सस्ती बनेगी, मेटल की बनाएंगे तो कॉस्टली बनेगी, बनाने में भी दिक्कत आएगी कि मेल्टिंग करनी है, ये करनी है, वो करनी है, तो जाहिर सी बात है अगर नोच होगी तो वो कॉस्टली होगी, हो सकती है, बट एक्यूरेट होगी। इनका सभी का यूज एक्चुअली किया जाता है फ्लो रेट मेजरमेंट में, तो जाहिर सी बात है नोच का इस्तेमाल वहां करेंगे, वैसे डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी लेकिन अभी बात कर लेते हैं, नोच का इस्तेमाल वहां करेंगे जहां पर बहुत एक्यूरेट फ्लो रेट मेजरमेंट करनी होगी, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मेटल, सो इट्स एक्यूरेट, है ना, बट कॉस्टली। अब जाहिर सी बात है कॉस्टली है तो ऐसी चीजों को यूज करेंगे, कॉस्टली चीजें कोई बहुत ज्यादा तो तोली नापी नहीं जाती, सोना है ग्रामों में तोला जाता है ना, पानी है लीटरों में बह जाओ, 10-20 लीटर बह जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ऑयल मेजरमेंट है ना, ऑयल में भी हो सकता है कोई कॉस्टली ऑयल हो तो उसके मेजरमेंट के लिए क्या यूज करोगे आप, नोच। पानी के मेजरमेंट के लिए क्या यूज करोगे आप, वियर, पानी के मेजरमेंट के लिए वियर, इसीलिए तुमने देखा होगा नदी नालों में लगे रहते हैं वियर जो बताते इतना क्यूबिक पानी छोड़ा गया, सुनते हो ना जब बाढ़ आती है तो इतना क्यूबिक पानी कहां से छोड़ा गया, इतना किससे मेजर करते हैं वो, यही वियर वहां पर बने होते हैं। तो जाहिर सी बात है वियर का इस्तेमाल करोगे जब लेस कॉस्टली कोई फ्लूइड मेजर करना है, जहां एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा हमें ख्याल नहीं रखना है, वहां पर वियर का इस्तेमाल करेंगे। अक्सर वियर लगे रहते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में, सब वियर होते हैं, इरिगेशन में नदी जो नाले बने होते हैं वह वियर होते हैं, पानी का डायवर्जन करना होता है वियर लगे पड़े। कहीं कहीं नोचेस भी होती हैं, नोच तुम्हें मिलेंगी तुम्हारी हाइड्रोलिक लैब में, वहां नोच मिलेंगी, जाके देखिएगा अगर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाने का मौका मिले, वहीं पर है इसका एक्सपेरिमेंट, आपके यहाँ पर इसकी एक्सपेरिमेंट नहीं है, सिविल सेक्शन में जाके देखोगे तो अंदर लगी पड़ी है ना, इधर जहाँ पे उनकी सर्विंग लैब के बराबर में देखो तो अंदर है हाइड्रोलिक लैब है उनकी ना, वहां पे सब ये वियर नोच सब लगे पड़े क्योंकि मेन उन्हीं का है। तो समझ में आ गया वियर और नोच का डिफरेंस, ऑरिफिस और वियर का या नोच का डिफरेंस भी समझ में आ गया, ठीक है ना। चलते आगे बढ़ते हैं, तो फिर आ जाते हैं यहाँ पर जैसे माउथ पीस है, तो माउथ पीस को यहीं पर डेफिनेशन माउथ पीस की लिख लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा माउथ पीस में हमें डिटेल में नहीं जाना है। माउथ पीस की डेफिनेशन भी यहीं खत्म करते हैं। माउथ पीस अब देखिए माउथ पीस क्या है, आप अलग डायग्राम बना लीजिएगा प्लीज, ऐसा मत करिएगा आप इसी में जोड़ गांठ करते रहें क्योंकि मेरा तो मिट जाता है ना। तो माउथ पीस क्या है, अगर इस पर
छोटा सा अटैचमेंट कर दें हम, छोटा सा, जैसी शेप होगी उसका ऑरिफिस की वैसा ही अटैचमेंट करेंगे। अगर ऑरिफिस सर्कुलर नेचर का है तो सर्कुलर अटैचमेंट आगे को, रेक्टेंगुलर नेचर का है तो रेक्टेंगुलर अटैचमेंट, इलिप्टिकल नेचर का है तो इलिप्टिकल अटैचमेंट। अभी बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑरिफिस भी, तो टाइप्स ऑफ ऑरिफिस लिखा देंगे 1 मिनट में। चलिए बात आगे डिस्कस कर देते हैं। टाइप्स ऑफ ऑरिफिस डिपेंडिंग ऑन द शेप, शेप के अकॉर्डिंग में आप लिख लेंगे फट से, जैसी शेप वैसा ऑरिफिस, कभी क्वेश्चन भी नहीं आता। यानी रेक्टेंगुलर शेप होगी तो रेक्टेंगुलर ऑरिफिस, सर्कुलर शेप होगी तो सर्कुलर ऑरिफिस, इलिप्टिकल शेप होगी तो इलिप्टिकल, रेक्टेंगल में फिर हो सकता है कि वो एकदम से रोम्बस टाइप का हो सकता है स्क्वायर टाइप का हो, है ना। तो वो आपका जैसी शेप वैसा उस ऑरिफिस को नाम दे देंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन मुझे थोड़ा सा आपको बताना है, लार्ज साइज और स्मॉल साइज ऑरिफिस, उस पर कभी कभी क्वेश्चन आता है उसको, लेकिन बात पहले माउथ पीस। तो माउथ पीस क्या, ये कहते हैं स्मॉल अटैचमेंट ऑन द ऑरिफिस, लिख लीजिए स्मॉल अटैचमेंट, स्मॉल अटैचमेंट ऑन द ऑरिफिस। ये छोटा सा अटैचमेंट है, इसी ऑरिफिस पर छोटा सा अटैचमेंट आपने लगा दिया, उसे कहते हैं आप माउथ पीस। अब ये देखिए ये माउथ पीस है, इसमें आगे लिख लीजिए क्यों यूज, दीज आर यूज्ड टू इंक्रीज फ्लो रेट और डिस्चार्ज रेट। कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कभी कभी फ्लो रेट डिस्चार्ज, दोनों में ऑब्लिक करके लिख देता हूं आज मैं यहाँ पे, फ्लो रेट कहें या डिस्चार्ज रेट कहें। इनका पर्पस क्या है माउथ पीस का यूज करने का, डिस्चार्ज रेट ये बढ़ा देते हैं। नॉर्मल ऑरिफिस से जितना हो रहा होगा उससे ज्यादा होने लगता है अगर हम माउथ पीस यूज कर ले तो, लेकिन ऑलवेज नहीं। अभी आपको मालूम पड़ जाएगा, मैं ऑरिफिस माउथ पीस को तो अभी खत्म करूंगा पूरा, ज्यादा क्योंकि है नहीं, है छोटा सा टॉपिक है, पहले माउथ पीस खत्म करें तब ऑरिफिस पे दोबारा से आऊंगा लौट करके। तो देखिए माउथ पीस अटैचमेंट है, अगर देखिए बाहर की तरफ लगा हुआ है तो एक्सटर्नल माउथ पीस, अगर ये लगा हुआ होता, मैं ऊपर वाले को यूज करता हूं अंदर की तरफ, तो कहते हैं इसे इंटरनल माउथ पीस। सिंपल, ये इंटरनल माउथ पीस है, ये एक्सटर्नल माउथ पीस है। अब देखिए माउथ पीस को एक इधर बना देता हूं, जब फ्लो इससे आ रहा होगा माउथ पीस से, तो ऐसा हो सकता है, आप लोग क्यों जानते हैं इतना, आपको पहले बताया फ्लो ऐसे करके आएगा, ऐसे ही तो आएगा, तो वीना कॉन्ट्रैक्टा इसमें क्रिएट होगा, जहां ऑरिफिस होगा वहां वीना कॉन्ट्रैक्टा की प्रॉब्लम आएगी, तो ऑरिफिस की वजह से इसमें एक वीना कॉन्ट्रैक्टा बनेगा। अब वीना कॉन्ट्रैक्टा बनने के बाद पहले पानी यानी फ्लो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर एक्सपेंड करेगा। अब अगर ऑरिफिस की लेंथ इतनी है कि एक्सपेंड करने के बाद में ये फिर से इसको फिल कर देता है, अगेन इसको ऑरिफिस को यानी माउथ पीस को फुल कर देता है, एक्सपेंड करके आ रहा है और फुल कर दिया। अगर इसकी लेंथ देखिए यहां तक रही होती, यहां तक फॉर एग्जांपल यहां तक, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब एक्सपेंड करने के कर रहा था तो उसे फुल करने से पहले ही वो बाहर निकल जा रहा है, देख रहे हैं नहीं, इसको फुल करने से पहले ही ये पानी की जो जेट है वो बाहर निकल जा रहा है। अगर माउथ पीस की लेंथ इतनी कम है कि फिर से वो फिल अप करने से पहले ही पानी बाहर निकल जा रहा है, तो उसे कहते हैं और माउथ पीस रनिंग फ्री, फ्री रन कर रहा है, माउथ पीस रनिंग फ्री। और अगर फिर से फिल करने के बाद उसे कंप्लीटली फिल कर दे रहा है तो उसे कहते हैं माउथ पीस रनिंग फुल। बस माउथ पीस रनिंग फ्री और माउथ पीस रनिंग फुल, दो और आते हैं इसमें, डेफिनेशन कोई लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो खैर आता ही नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ ले रहे हैं। तो अगर ऐसा वाला माउथ पीस है तो इसे कहेंगे माउथ पीस रनिंग फुल, अगर पूरा है लेंथ तो क्या कहेंगे माउथ पीस रनिंग फुल। अगर माउथ पीस होता, यहां पर बना देता हूं छोटा सा, ऐसा माउथ पीस होता जरा सा और कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद में ऐसे करके निकल जाता, तो ये क्या कह रहा था माउथ पीस रनिंग फ्री, लिख लीजिए तो माउथ पीस रनिंग फ्री। बना लीजिए डायग्राम सही से, और डायग्राम पर बना लीजिए, सिर्फ डायग्राम पर बना लीजिए सही से, अच्छा डायग्राम बनाइए, बड़ा सा लिखना नहीं है तो सही से डायग्राम ऐसा बनाइए जो एकदम से आप जैसे रिवाइज करें तो एकदम से आपको देखते ही समझ में आ जाए डायग्राम, क्योंकि इमेजेस और अच्छी चीज होती है, एक बार देखते ही समझ में आ जाएगा। अच्छा माउथ पीस रनिंग फ्री, माउथ पीस रनिंग फुल, मिनटों में काम खत्म।
अगर इंपॉर्टेंट ही हो तभी मोबाइल को चलाओ, नहीं मोबाइल मत चलाओ। ठीक है, चलिए ठीक। तो रनिंग फुल, रनिंग फ्री भी समझ में आ गया। फिर माउथपीस की एक शेप और होती है, जैसे माउथपीस ऐसा हो सकता है कि कन्वर्ज और डाइवर्ज, क्योंकि ये खुद ही कर रहा है, पानी खुद से ही कन्वर्ज डाइवर्ज करेगा। तो आप माउथपीस की शेप ही क्यों ना ऐसी कर दें, तो पानी को कन्वर्ज डाइवर्ज करने में वो हेल्प करेगा। आप माउथपीस, क्योंकि आपको मालूम है ऑरिफिस की वजह से पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा फिर एक्सपेंशन होगा, तो आपने खुद ही माउथपीस ऐसी लगा दी जिसकी शेप ही ऐसी है, तो पानी को हेल्प करेगा नहीं करेगा। तो अगर माउथपीस की शेप ऐसी है तो इसे कहेंगे, मैं इसको अब यहाँ किसी वेसल की उसमें लगा देता हूं इधर, तो ये क्या है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग माउथपीस। अगर माउथपीस की शेप ही ऐसी है सीडी टाइप की, तो उसे कहेंगे हम कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग माउथपीस। आपसे ये नहीं पूछा है कैसी होगी, आप जान दी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, अगर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग शेप, सिंपल। अब इनके क्वेश्चन जो माउथपीस पर आते हैं वो यही लिख देता हूं। देखिए रनिंग फ्री क्वेश्चन जो आता है, देखिए जो सबसे ज्यादा चांस है क्वेश्चन आने का, आपसे ये पूछने को रेयरली आएगा। मैं 99% श्योर हूं कि आपसे पूछने को यार फ्री क्या होता है, फुल क्या होता है, या माउथ पीस क्या होता है, इवन ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सबसे ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन के, अगर आए भी तो क्या आएगा कि रनिंग फ्री की सीडी वैल्यू क्या है। सीडी वैल्यू बोले तो कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कॉफिशिएंट डिस्चार्ज क्या बताता है, कितना एक्यूरेट है वो थ्योरेटिकली और एक्चुअल में। सीडी वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही एक्चुअल डिस्चार्ज उससे कम हो रहा होगा। पुराना अगर आपने पढ़ा नहीं है तो रिवाइज कर लीजिए, जाकर के बताया था ना, सीडी वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही एक्चुअल डिस्चार्ज उससे कम हो रहा होगा। क्यों, सीडी क्या होता है, सीडी इक्वल टू था क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल। अगर सीडी की वैल्यू बहुत कम है तो इसका मतलब उसकी एक्यूरेसी बहुत कम है। तो सीडी वैल्यू इसकी सबसे कम होती है रनिंग फ्री की 0.5, ये पूछा जाएगा, आपसे पूछा गया तो सीडी वैल्यू रनिंग फ्री की कितनी है 0.5। सीडी वैल्यू रनिंग फ्री की 0.5। उसके बाद में सीडी वैल्यू रनिंग फुल की 0.707। सीडी वैल्यू रनिंग फुल की 0.707। सीडी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है इसकी, सीडी इक्वल टू ये कहते हैं ये करीब करीब 1 के बराबर देता है, इसीलिए अक्सर हम सीडी माउथपीस यूज करते हैं। कितनी होती है सीडी वैल्यू ऑफ सीडी टाइप की 1। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एक्सेप्शन टाइप की, इसकी 1 है, यूनिक है। सीडी वैल्यू ऑफ कन्वर्जेंट डाइवर्जिंग माउथपीस इज 1। इसका मतलब सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट ये देगा। बताइए अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन जो मैं पहले ही बोल चुका आपसे, इन सभी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम, कहां करते हैं, फॉर फ्लो मेजरमेंट और डिस्चार्ज मेजरमेंट। वो चाहे तो अपन एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं, कभी कभी आ जाता है ऐसा छोटा सा क्वेश्चन जो रनिंग स्टाइल में हमने बोल दिया और आ गया। आप देख रहे हैं जैसे हमने इसीलिए वहां बताया था लोअर पेयर हायर पेयर, जो लोअर पेयर थे सब स्टीयरिंग गियरिंग ये वो टॉपिक का ही नाम, इसलिए हमने लोअर पेयर करा दिया था उसको। तो वैसे ही ये सब यूज क्यों हो रहे हैं, फॉर दी डिस्चार्ज मेजरमेंट। अब जाहिर सी डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए हो रहे हैं तो एक्यूरेट डिस्चार्ज मेजरमेंट करने की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसलिए हम सीडी टाइप का माउथ पीस यूज कर लेंगे। सीडी टाइप का माउथ पीस होगा, उसकी मेजरमेंट जो होगी सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगी, क्योंकि उसकी सीडी वैल्यू 1 है। अब हेडिंग पर आ जाइए फिर से लौट करके ऑरिफिस पर। माउथ पीस फिनिश, इतना ही पढ़ना है, माउथ पीस ज्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना ही। अब आ जाइए लौट करके ऑरिफिस पर। तो ऑरिफिस के लिए टाइप्स ऑफ ऑरिफिस, हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ ऑरिफिस। ऑरिफिसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। ऑरिफिस 2 तरीके हो सकते हैं। देखिए अब यहां पर मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूं, जो 2 टाइप में किस बेसिस पे कह रहा हूं। जैसे ऑरिफिस को 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक नंबर 1 क्या है, नंबर फर्स्ट, इनको डिवीजन ही 2 तरीके से, नंबर फर्स्ट लिख लीजिए बेस्ड ऑन शेप।
नंबर सेकंड बेस्ड ऑन साइज। दो तरीके के हैं, दो तरीके से इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, बेस्ड ऑन शेप एंड बेस्ड ऑन साइज। अब जैसे मैंने कहा शेप वाले को मैं यही लिख देता हूं, शेप वाले को हम बात नहीं करेंगे। शेप के आधार पर जैसा शेप वैसा नाम, हो सकता है वो सर्कुलर है ना, छोटे से भी लिख लीजिए, हो सकता है वो एलिप्टिकल हो सकता है वो रेक्टेंगुलर है ना, और किसी जिगजैग शेप का हो। हमें ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना है ना, इसके ज्यादा डिटेल में तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। ये तो बिल्कुल ऐसे मानिए बच्चों जैसी चीज है कि साहब जैसी शेप वैसा नाम, आप जानते हैं। ये हाँ अच्छी चीज है दूसरी वाली, बेस्ड ऑन साइज। तो बेस्ड ऑन साइज फिर दो तरीके के होते हैं। नंबर फर्स्ट लार्ज साइज ऑरिफिस, लार्ज साइज ऑरिफिस, एंड नंबर सेकंड स्मॉल साइज ऑरिफिस। ये दो चीजें बड़ी अच्छी हैं समझने के लिए, लार्ज साइज ऑरिफिस एंड स्मॉल साइज ऑरिफिस। इस लार्ज साइज ऑरिफिस और स्मॉल साइज ऑरिफिस को समझने के लिए उससे पहले आपको पढ़नी होगी टॉरिसिली थ्योरम। तो हेडिंग दे लीजिए यहां पर, इसको समझने के लिए आप पहले पढ़ लीजिए टॉरिसिली थ्योरम, टॉरिसिलीज थ्योरम। वैसे आप इनडायरेक्टली से पढ़ चुके हैं इनडायरेक्टली आप एक बार, लेकिन आज इसको नाम के साथ हम पढ़ा रहे हैं, थ्योरम ऑफ टॉरिसिली। आज इसको नाम के साथ पढ़ेंगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि थ्योरम ऑफ टॉरिसिली क्या है या कहां लग रही है, तो नाम के साथ आज पढ़ लेते हैं। और अपने अगर आपने +2 किया नहीं है ना, +2 की फिजिक्स में भी ये पढ़ाई जाती है। तो फिर बना लेते हैं वही ऑरिफ, डैम या वेसल। इस डैम या वेसल में ये एक ऑरिफिस है, इसमें यहां तक बनाते रहिए, यहां तक कोई फ्लूइड भरा हुआ, फ्लूइड की हाइट यहां से ऊपर h है, कैपिटल H। यहां इसमें फ्लूइड की हाइट कैपिटल H है, ठीक है। यहां पर इसे यहां से ये फ्लो निकलेगा एकदम तेजी से। एक तो देखिए सेक्शन हो गया ये 1 वेसल का अपर सरफेस, एक तो सेक्शन हो गया वेसल का अपर सरफेस। दूसरा सेक्शन हो गया हमारा ये 2 जहां से ऑरिफिस के अक्रॉस, ऑरिफिस से जहां से फ्लो निकल के भाग रहा है, दूसरा सेक्शन। दोनों सेक्शंस पर बर्नौली लगा दीजिए, अप्लाई बर्नौली, अप्लाई बर्नौली एट सेक्शन 1 एंड 2 दोनों सेक्शंस पर बर्नौली लगाइए। लगाइए आप लोग खुद से, देखते हैं कैसे लगाएंगे आप लोग। कहीं से नीचे से ले लिए डेटम, यहां से डेटम हाइट Z2 और इसकी डेटम हाइट Z1, कहीं से भी डेटम मान लो, यानी वेसल थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है, छत पर रखा हुआ है फॉर एग्जांपल, जमीन पे नहीं है छत पर है फॉर एग्जांपल लेट अस, तो ये थोड़ी सी ऊपर रखा हुआ अर्थ से लगाइए। और बर्नौली थ्योरम आपको सिखाया गया है, एक बार लगाना बर्नौली ऐसी जगह पर, लगाएं, नहीं लगा पा रहे, वेरी गुड, ये और अच्छी बात है। चलिए लगाना सीखिए। तो क्या था, P1 अपॉन ओमेगा प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1, ये जो था, अरे दोनों जगह पर टोटल एनर्जी हेड लिख दीजिए, इक्वल टू P2 अपॉन ओमेगा प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। जब आप खुद से लगाना सीखोगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा। लिखना यही था, कुछ लोग सोच भी रहे होंगे यही लिखना है, क्या लिखना है, लेकिन सोच नहीं पा रहे थे, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था लगाने का। लगाओगे तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस आएगा, है नहीं आसान चीज, तो ये करने से आती है जब प्रैक्टिस करोगे। ऐसा लग रहा था अभी लगाने से पहले जब क्या नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, निकल के आई तो देखो, है ना। हाँ तो लगाया करो, खाली जी कह देते हो फट से। चलिए तो अब देखिए, यहां देखिए, यहां ऊपर प्रेशर कौन सा है, एटमॉस्फेरिक, और यहां पर बाहर प्रेशर कौन सा है, एटमॉस्फेरिक। दोनों जगह पर प्रेशर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेयर का। यानी इसका मतलब ये हुआ कि P1 बराबर P2 बराबर PATM, है ना। तो दोनों कट गए, नहीं कट गए। आगे बढ़ते हैं।
अब अगर हम इस वेसल का एरिया बहुत ज्यादा मान लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज्यादा और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम, तो फ्लो इसमें तो जरा सा नीचे को आएगा लेकिन इससे बहुत तेजी से भागेगा। तो इसका मतलब हम V1 को नेग्लिजिबल मान सकते नहीं मान सकते V2 के कंपेयर में? क्यों? क्योंकि क्या होगा, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 बिकॉज A1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A2। तो इसका मतलब V1 इज वेरी वेरी लेस देन V2। सिंपल बात है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सही बात है ना। तो अगर एरिया इसका बहुत ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, इसका मतलब इसको भी नेग्लिजिबल मान लीजिए, इक्विवेलेंट टू 0 है ना। दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये कुछ फर्क ही नहीं डालेगा। अब Z1 माइनस Z2 क्या बचा, यही तो बचा, क्यों? तो लिख दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, V2 स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल टू Z1 माइनस Z2, और ये किसके बराबर बचा, H के बराबर। इसका मतलब V2 स्क्वायर इक्वल टू 2GH और V2 इक्वल टू अंडर रूट के 2GH। ये क्या आ गया, वेलोसिटी थ्रू ऑरिफिस, वेलोसिटी ऑफ द डिस्चार्ज थ्रू एन ऑरिफिस, लिख लीजिए, आ गया। ये एक बार आ चुका है आपके सामने, ऐसा है ना। वहां नाम नहीं दिया था मैंने टॉरिसिली, आज नाम दे देंगे इसको। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी वेसल में, इसको मिटा देता हूं, ये आपको नहीं कंफ्यूज कर रहा होगा, अगर किसी वेसल में इस तरीके से फ्लूइड भरा हुआ है, उसके फ्री सरफेस से h हाइट नीचे ऑरिफिस है, तो उस ऑरिफिस से निकलने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी अंडर रूट के 2GH होती है। उस ऑरिफिस से निकलने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी अंडर रूट के 2GH होती है। या हम ये भी कह सकते हैं, सर V इज प्रोपोर्शनल टू H की पावर 1/2, V इज प्रोपोर्शनल टू H की पावर 1/2। इसी को लैंग्वेज में लिख दीजिए, वही टॉरिसिली थ्योरम है। इस चीज को लैंग्वेज में लिख लीजिए अपने अपने पेपर में, उसी को कहते हैं टॉरिसिली थ्योरम। क्या है इसका मतलब, लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ द इफ्लक्स या वेलोसिटी ऑफ द डिस्चार्ज, लिख लीजिए। चलिए मैं लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ डिस्चार्ज through an orifice is directly proportional to square root of head over the orifice। ठीक है ना, ऑरिफिस के ऊपर जितना हेड है उसका स्क्वायर रूट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज नोन एज टॉरिसिली थ्योरम। पूछ लेते हैं कभी, सब टॉरिसिली थ्योरम क्या है, तो ये टॉरिसिली थ्योरम का स्टेटमेंट है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ टॉरिसिली थ्योरम। बताइए यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। बहुत आसान टॉपिक है ना आज का, तो टॉपिक ही बहुत आसान है, आज है ही नहीं, इसीलिए लास्ट के लिए बचा लिए। छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेस इंपोर्टेंट, छूट भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि छोड़ना नहीं है, लेकिन पढ़ा रहे हैं तो आपको। लेकिन 99% चांस यही कि यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, आज तक नहीं आया, एक आध बार ही आया है कभी कभी। पहले 10 साल के पेपर उठाओगे ना तो एक आध साल ही मिलेगा क्वेश्चन, लेकिन जब आसान टॉपिक है तो छोड़े क्यों, है क्या बताइए इस टॉपिक में, कुछ नहीं, जरा सा है। तो खासकर टॉरिसिली को जरूर याद रख लीजिएगा, जो टॉरिसिली हो गई ये बात मालूम पड़ गई। अब आते हैं लार्ज साइज और स्मॉल साइज ऑरिफिस को डिफाइन करने पर। अब देखिए लार्ज साइज और स्मॉल साइज ऑरिफिस ये टॉरिसिली थ्योरम कैसे डिफाइन करती है, इस पर आइए। अब यहां देखिए ये कैसे डिफाइन करती है इसको। अब अगर आपका, मैं यहां बना देता हूं फिर से, ये एक डैम है या एक वेसल है, इसमें ये ऑरिफिस है, ये एक ऑरिफिस है, इसमें ये पानी यहां तक भरा हुआ है ना। अब यहां देखिए कि अगर इस हेड की डिस्टेंस
ऊपर 2 मीटर है। कितनी है इस हेड की डिस्टेंस? 2 मीटर। चलिए 2 बहुत ज्यादा हो गया, 10 मीटर। इस हेड की डिस्टेंस है ऊपर 10 मीटर, और इसका साइज और इफ इसका साइज है 1 मीटर। 1 मीटर और इफ इसका साइज कितना है? 1 मीटर। अब आपको जाहिर सी बात है 1 मीटर का ऑरिफिस दिख रहा है तो आपको लार्ज साइज लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा लार्ज साइज? सही है ना, 1 मीटर तो हमारी लंबाई के बराबर है करीब करीब, लार्ज साइज है सर। अच्छा इसको मैं कह दूं 10 सेंटीमीटर, इसको कह दूं 1 सेंटीमीटर, अब ये लार्ज साइज लग रहा है आपको स्मॉल साइज? स्मॉल साइज लग रहा है। यहीं पर गड़बड़ है, इसीलिए तो इतना समझाने के लिए लाए। यहां गड़बड़ है कि जो साइज है ऑरिफिस का, आप जो स्मॉल साइज है लार्ज साइज कहेंगे उसको, उसका साइज देख करके नहीं कह देंगे सिर्फ, आप उस ऑरिफिस का साइज और उस पर लगने वाले हेड को रिलेट करेंगे। द साइज ऑफ द ऑरिफिस विल डिफाइंड इन रिलेशन विद द हेड ओवर द ऑरिफिस। ऑरिफिस के ऊपर हेड कितना है उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे। पहले भी 10 गुना छोटा था साइज, अब भी 10 गुना छोटा है साइज, तो हेड के कंपेयर में दोनों ही केस में 10 गुना ही छोटा है। यानी जिस कैटेगरी में पहले वाला था उसी कैटेगरी में ये वाला है। आप छोटा ऑरिफिस बड़ा ऑरिफिस नहीं देखेंगे, आप देखेंगे कि हेड कितना है, ऑरिफिस का रेशियो क्या है। यानी मतलब क्या हुआ? मतलब देखिए ये हुआ, फिर से मैं इसको 10 मीटर कर देता हूं, इसको 1 मीटर। अब आपको ये बड़ा साइज दिख रहा है, 1 मीटर का मतलब बड़ा, जाहिर सी बात। देखिए यहां पर वेलोसिटी क्या होगी? यहां पर वेलोसिटी होगी √10 का प्रोपोर्शनल। सही बात है ना? अभी आपने देखा हेड कितना है 10, तो √10 का प्रोपोर्शनल। लेकिन इस एज पर वेलोसिटी क्या होगी? √11 का प्रोपोर्शनल। है नहीं है? दोनों एजेस पर वेलोसिटी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा, और इफ इसके दोनों एजेस पर, अपर एज पर और लोअर एज पर वेलोसिटी में डिफरेंस सिग्निफिकेंट होगा। आप दोनों एजेस के लिए एक वेलोसिटी का यूज नहीं कर सकते। भाई 10 का रूट आएगा 3.5 के आसपास और 11 का आएगा 3.6 के आसपास, काफी अच्छा खासा डिफरेंस है। क्यों है? नहीं है? इसका मतलब ये जो ऑरिफिस है स्मॉल साइज नहीं है, लार्ज साइज है, क्योंकि दोनों एजेस पर वेलोसिटी में डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। तो ये ऑरिफिस कैसा है? लार्ज साइज। अब अगर ये सेंटीमीटर में भी होते तब भी यही चीज आ रही होती, तब भी डिफरेंस सिग्निफिकेंट होता। अब अगर ये हेड हो जाए 100 मीटर, हेड कितना हो जाए ये? 100 मीटर, और इसका साइज आप 2 मीटर कर दो, नहीं तो आप कहेंगे पहले वाला ही था, 2 मीटर कर दिया, बड़ा हो गया साइज तो। लेकिन अब यहां पर कितना होगा? 100, यहां पे कितना होगा? 102। दोनों की वैल्यू करीब करीब सेम आएगी, वो भी √10.0 समथिंग, दूसरा भी √10 पॉइंट, निकाल के देखो सेम आएगी नहीं आएगी? करीब करीब। यानी वेरिएशन इन वेलोसिटी अक्रॉस द ऑरिफिस इज वेरी लेस, या ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी अक्रॉस द यूनिफॉर्म इज समवॉट यूनिफॉर्म। वेलोसिटी अक्रॉस द ऑरिफिस इज करीब करीब यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब इस ऑरिफिस को क्या कहने लगेंगे हम? स्मॉल साइज ऑरिफिस। जबकि साइज में बड़ा बना दिया है, लेकिन क्योंकि हेड बहुत ज्यादा है उसकी वजह से वेलोसिटी में डिफरेंस उसमें से नहीं आ रहा, तो उस ऑरिफिस को कहेंगे स्मॉल साइज। अगर वेलोसिटी में डिफरेंस आ रहा है तो उसे कहेंगे आप लार्ज साइज। समझ में आ गया डिफरेंस एकदम? अब डेफिनेशन लिख लीजिए तो दोनों की। अब डेफिनेशन लिख लीजिए, लार्ज साइज में क्या डेफिनेशन लिख लेंगे? इफ वेलोसिटी ऑफ डिस्चार्ज across the orifice is not uniform, is not uniform, फिर that is there is significant variation in velocity,
दैट इज देयर इज सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में अगर सिग्निफिकेंट वेरिएशन हो रहा है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, तो उसे कहेंगे आप लार्ज साइज ऑरिफिस। स्मॉल साइज ऑरिफिस की डेफिनेशन लिख लीजिए, यहां लिख देते हैं बॉक्स में। इफ velocity of discharge across the orifice is almost uniform, that is there is no significant variation। अब पूरा रिपीट कर दीजिए, देयर इज नो सिग्निफिकेंट वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी। हाँ साहब, क्लियर। अब एक लास्ट में एक पॉइंट सब दोनों के लिए मिलाकर के लिख लीजिए, इसका मतलब साइज ऑफ द ऑरिफिस इज measured with respect to, कैसे, with respect to head on the orifice। सही बात है ना, हेड और फ्लूइड लेवल, ठीक है ना। हेड क्या कह रहे हो, हाँ वो तो फिर अपने हिसाब से बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हो, तो फ्री सरफेस बिल्कुल। हेड और द लेवल ऑफ द फ्लूइड विद रेस्पेक्ट टू हेड और लेवल ऑफ, लो तुम्हारी बात लिख देते, लेवल ऑफ फ्री सरफेस, ठीक है। तो कभी कभी पूछ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लास्ट में लिख रहे हैं, ये स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है अबाउट दी साइज ऑफ द ऑरिफिस। तो वहां पे कई सारे ऑप्शन लिखे होंगे जो कंफ्यूज करेंगे आपको। एक ऑप्शन लिखा होगा कि साइज ऑफ द ऑरिफिस इज गिवन इन रेस्पेक्ट टू हेड ऑफ द फ्लूइड या लेवल ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड, हेड ऑफ द फ्लूइड अबव द फ्लूइड ऑरिफिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्लियर। चलिए अब यहां पर ही कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कुछ चीजें, एक दो चीजें हैं यहां पर आकर के बुक में तो लिखा हुआ है सर्टेन हाइड्रोलिक कोफिशिएंट, है ना। तो लेकिन मैं अब वो तो आपको हेडिंग नहीं डलवाऊंगा हाइड्रोलिक कोफिशिएंट, बिकॉज आप तीन हाइड्रोलिक कोफिशिएंट, दो हाइड्रोलिक कोफिशिएंट आई थिंक तीनों ही पढ़ चुके हो। हाइड्रोलिक कोफिशिएंट अगर मैं बात करूं, आप हेडिंग मत दीजिए अभी। हाइड्रोलिक कोफिशिएंट आप सीसी पढ़ चुके हो, आप सीडी पढ़ चुके हो, आप कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी भी पढ़ चुके हो। पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके? कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी नहीं पढ़े? चलिए तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, हेडिंग दीजिए कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। चलिए टॉरिसिनी थ्योरम के साथ लगा हुआ है ये, वहीं पर बात कर देते, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते। नहीं करा हमें, शायद कर दिया होगा, नहीं किया हो, कर दिया हो, कर लेते एक मिनट में। तो अभी हमने देखा कि इस ऑरिफिस से जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो था वो आया अंडर रूट के 2gh, यही तो आया। ये कौन सी वेलोसिटी आई? थियोरेटिकल, थ्योरी से आई ना ये। तो ये कौन सी वेलोसिटी है? vth। आप लिख लीजिए इसको, ये कौन सी वेलोसिटी आई? vth, थियोरेटिकल वेलोसिटी। किसी भी ऑरिफिस से थियोरेटिकल वेलोसिटी कितनी आ गई? vth इक्वल टू अंडर रूट के 2gh। ठीक है, लिख लीजिए।
VTH इक्वल टू अंडर रूट के 2G। ऐसे मानो ऊपर वाला ही डायग्राम बना हुआ, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपने निकाला है ना पूरा टॉरिसिली थ्योरम से, है टॉरिसिली थ्योरम से आपने निकाला वेलोसिटी थ्रू एन ओरिफिस VTH इक्वल टू अंडर रूट के 2GH। अब जाहिर सी बात है, जब आपने यहाँ पर टॉरिसिली थ्योरम बनाई थी या यहाँ पर बर्नौली अप्लाई किया था, तो हर चीज तो आइडियल मानी थी, फ्लूइड इज आइडियल, देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नथिंग, बट एवरीथिंग इज देयर। That's why actual velocity will not be equal to theoretical velocity। वो तो somewhat कुछ ना कुछ कम होगी, कुछ एज इफेक्ट हो रहे होंगे, एज से टकरा रहा होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा, वीना कॉन्ट्रैक्टा भी हो रहा होगा, सब कुछ हो रहा होगा। तो एक्चुअल वेलोसिटी तो थियोरेटिकल वेलोसिटी से ऑब्वियस ही बात है कुछ कम होगी। तो इसी रेशियो को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, CV। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थियोरेटिकल वेलोसिटी, है ना। क्या है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, लिख लीजिए, इट इज द रेशियो, चाहो लिखना है तो लिख लीजिए, रेशियो ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी टू थियोरेटिकल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी टू थियोरेटिकल वेलोसिटी, इनके रेशियो को कहते हैं आप कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। यानी ये निकल करके ऐसे आ जाएगा कि V एक्चुअल इक्वल टू CV अंडर रूट के 2GH। V इक्वल टू CV अंडर रूट के 2GH। अब CV की वैल्यू अक्सर दी रहती है, CV की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.95 से लेकर के 0.98 तक, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू 0.95 से लेकर के 0.98 तक, ठीक है। अब यहां पर ही फिर इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, तीनों के बीच में। CD इक्वल टू, ये आपको जरूर याद रखना है, CD इक्वल टू CC इंटू CV। अब ये कैसे भी पूछा जा सकता है, यहां से CD मैंने लिख दिया, होता था CC इक्वल टू CD बाई CV पूछ ले वो, या CV इक्वल टू CD बाई CC पूछ ले, क्या पूछ ले पता नहीं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, क्योंकि ये हम पहले ही पढ़ भी चुके हैं, इसलिए CD CC और CV गलती से अगर रह गया है नहीं रहा मालूम नहीं, इनके बारे में हम पहले ही पढ़ भी चुके हैं, तो इसलिए ये कई बार आ भी चुका है। बिकॉज दीज आर ऑल्सो रिलेटेड विद ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, इसलिए ये आते हैं। तो CD इक्वल टू CC इंटू CV ये आ भी चुका है रिलेशन पूछने के लिए, दिस इज इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है साहब। CD CC की वैल्यू क्या होती है किस केस में, वो हम ऑलरेडी आपको लिखा चुके हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर एक छोटी सी फिर हेडिंग ले लीजिए, मामूली सी, अब छोटी छोटी सी हेडिंग है, एक मामूली सा हम काम कर लेते हैं, उसके बाद हम सीधे बढ़ जाएंगे आगे। डिस्चार्ज थ्रू, हेडिंग दे दीजिए, डिस्चार्ज थ्रू लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस, डिस्चार्ज थ्रू लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस। लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस, अब देखिए ऑरिफिस कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप में है। यानी देखिए अगर मैं इस डैम में आपको ऑरिफिस दिखाऊंगा तो जाहिर सी बात है वो तो सामने से तो आपको ऐसा ही दिखेगा। अगर इधर ये डैम है, डैम की अगर ये वॉल है इधर, सामने से तो आपको ऐसा ही दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा नहीं दिखेगा, बेशक वो लार्ज साइज हो स्मॉल साइज हो, लेकिन इसे आप अगर सामने से देखोगे फ्रंट से तो कैसा दिखेगा, फ्रंट से देखोगे तो ऐसा नहीं दिखेगा वॉल में, वो ऐसा ही दिखेगा फ्रंट से, फ्रंट से तो ऐसा ही होगा ना, रेक्टेंगुलर है तो समझ में आ गया ना। सामने से ऐसा दिखेगा, फ्रंट से कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो बना लीजिए दोनों, मतलब देखिए अगर ऐसे सामने से देखोगे यूं फ्रंट पे खड़े होकर के डैम में से पानी निकल गया इधर से देख रहे हो तो ये दिखेगा आपको, और साइड से देखोगे तो यही तो दिखेगा आपका, ठीक है ना, फ्रंट व्यू और अब यहां पे साइड व्यू, ठीक, ड्राइंग में पढ़ चुके हो आप, तो ऐसे दिखेंगे नहीं दिखेंगे। अब ये कह रहे हैं रेक्टेंगुलर ऑरिफिस है, और कैसा कह रहे हैं ऑरिफिस को, लार्ज साइज। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी में ऊपर से नीचे तक वेरिएशन
हो रहा होगा, वेरिएशन को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब यहां पर ये हेड है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर डैम में इसमें यहां तक फ्लो है, डिस्चार्ज है, ठीक है। यहां पर ये वाला हेड है आपका H1 और नीचे वाला हेड का लेवल है आपका H2। अब आपसे पूछा गया है इसमें डिस्चार्ज, डिस्चार्ज तो देखिए डिस्चार्ज का फॉर्मूला आप जानते हैं, Q इक्वल टू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। आप डिस्चार्ज निकालने के लिए एरिया ऑफ द ओरिफिस इंटू वेलोसिटी कर देते अगर ये स्मॉल साइज होता तो, क्योंकि वेलोसिटी अगर स्मॉल साइज होता तो वेलोसिटी आप जानते हैं अंडर रूट के 2gh, फट से निकाल करके आप रख देते अगर स्मॉल साइज होता तो, है ना। अगर स्मॉल साइज होता तो आपका डिस्चार्ज आता है a इंटू अंडर रूट के 2gh इंटू CV, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी लगा देते इंटू CV। अब लेकिन यहां तो प्रॉब्लम है, और अल्टीमेटली कोफिशिएंट CV भी नहीं लगा तो CD लगाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के केस में तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, क्योंकि उसी में सब कुछ आ जाएगा ना, CC भी आ जाएगा उसमें, CV भी आ जाएगा, CD इक्वल टू CC इंटू CV। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दिस इज द लार्ज साइज ओरिफिस, इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी कुछ होगी, यहां पर वेलोसिटी कुछ होगी, तो इसमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है हम। अब हम इंटीग्रेशन वाला पूरा तो आपके सामने करने फिर नहीं जा रहे, हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसी को हर जगह पर यूज कर लेंगे आगे भी फिर इससे ही। तो एक फॉर्मूला आप मेरे साथ लिखिए, यानी इसको तो आपको याद करना है, बाकी फिर इसकी मदद से सब याद होते चले जाएंगे। तो ये डिस्चार्ज का फॉर्मूला इसके लिए क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू, पहले तो CD लिख लेंगे, CD लिख लेंगे पहले तो, CD क्यों आएगा ही इसमें कॉमन डिस्चार्ज इंटू 3/2, एक स्टेटमेंट ये सब में कॉमन रहेगा, पहले कॉमन वाली चीज CD इंटू 3/2 इंटू, अब यहां से चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, अंडर रूट के 2g, ये भी सब में रहेगा, इतना तो रहेगा सभी में, CD 3/2 अंडर रूट के 2g। जब जब लार्ज साइज रेक्टेंगुलर ओरिफिस की बात करेगा, अभी क्योंकि इसके कई पार्ट आएंगे इसके छोटे छोटे भाई, तो सब में ये वाला टर्म तो रहेगा कॉमन, बस फर्क कितना रहेगा। अब आ जाइए यहां ब्रैकेट लगा दी, कौन सा बड़ा हेड है H2, अगर बाई चांस पेपर में पूछ लिया H1 को बड़ा कर दिया तो H1, यहां पर कौन सा बड़ा है H2, तो H2 को पहले लिख लें, H2 की पावर 3/2 माइनस H1 की पावर 3/2 लिख लीजिए, डिस्चार्ज कर। बस एक चीज रह गई है इसमें, इनटू बी और है, यानी इसकी विड्थ, ये रहेगा ना टर्म, इसकी विड्थ भी तो काउंटर होगी, जब ये रेक्टेंगुलर ओरिफिस है तो इसकी विड्थ भी काउंटर होगी, तो एक चीज रह गई बस इसमें, तो चलिए यहां लिख लीजिए इनटू बी, विड्थ ऑफ द ओरिफिस, ठीक है इतना, ठीक। तो ये हो गया। अच्छा ये एक चीज फिर गड़बड़ हो गई, ये उल्टा है, जैसे रूट आएगा तो उल्टा आएगा, यहाँ पर ये 2/3 आएगा, 2/3 आता है ना जब इंटीग्रेशन करते हैं, तो जो 3/2 है वो उल्टा आकर के आएगा, नीचे आएगा ना 3/2 तो उल्टा हो जाएगा, और 2/3, खैर कोई नहीं, आप उसमें गौर मत दीजिए, ये आएगा 2/3 है, इसे करेक्ट कर लीजिए, 2/3, 3/2 नहीं 2/3। वो इंटीग्रेशन करा के भी 2 मिनट कब लगते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि कराएं, बेकार में कराते रहें और आपका कोई फायदा भी होगा, बिकॉज ये कोर्स में भी बहुत ज्यादा नहीं है, इवन इसके गेट वगैरह में भी आपको बहुत ज्यादा इसका रिलेवेंस नहीं है, वहां भी क्वेश्चन नहीं आते इससे टॉपिक, लेकिन पढ़ना पड़ता है वहां भी और यहाँ भी, मजबूरी है पढ़ना, कहाँ से पूछ ले भाई, कौन कौन सनक जाए, है ना, हमें तो सब कुछ पढ़ना है, और आसान टॉपिक है तो छोड़ेंगे, छोड़ भी देते हैं हम, छुड़वा भी दिया करते, छुड़वा देते नहीं, बहुत आसान टॉपिक है, आज खत्म हो गया, छोटा मोटा बचेगा कल के लिए थोड़ा बहुत इसमें से, ठीक है। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर ओरिफिस, लार्ज साइज ओरिफिस, ठीक है साहब। अब यहां पर ही अगला इसका छोटा भाई है, रेक्टेंगुलर लार्ज साइज ओरिफिस ही है, बस वहां पे अगला भाई बस हेडिंग चेंज हो जाएगा, कंप्लीटली, यानी डिस्चार्ज थ्रू रेक्टेंगुलर लार्ज साइज ओरिफिस, डिस्चार्ज थ्रू लार्ज साइज रेक्टेंगुलर ओरिफिस, बस आगे कंप्लीटली ड्रोन। अब देखिए मैंने ये वर्ड आपको वहां नहीं लिखा है, मैं यही बता दूंगा आपको क्या ड्रोन होता है, क्या सबमर्ज्ड है, पार्शियली सबमर्ज्ड है, वो यहाँ पर अपने आप खत्म हो जाएंगे, बेकार में अलग से हेडिंग लिखा करके कराएं, सिविल वालों को कराना पड़ता है वो अलग से। कंप्लीटली ड्रोन,
या कंप्लीटली ड्रोन्ड को कहते हैं कंप्लीटली सबमर्ज्ड। कंप्लीटली ड्रोन्ड यानी यही ऑरिफिस है, कंप्लीटली ड्रोन्ड है या कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। उसका मतलब समझ लीजिए साहब अब क्या है। उसका मतलब यह है कि देखिए ये जो ऑरिफिस था, इसका जो पानी है इधर, वो इसके पानी ऐसे इधर अगर इकट्ठा होने लगेगा तो पानी को फ्लो करने में रोकेगा नहीं रोकेगा। यानी ये कुछ ऐसा है, ये जो ऑरिफिस वाला केस है, इसमें से पानी डायरेक्टली कहीं नीचे गिर रहा है, ऐसे इसमें से कहीं नीचे गिर रहा है, यानी किसी डैम ऐसा है कि नीचे पानी गिर रहा है। ये तो ऐसा केस था। अब कंप्लीटली सबमर्ज्ड का जो केस है, उसका केस क्या है कि पानी ऐसे नहीं गिर रहा है, पानी ऐसे करके यहां जा रहा है और पानी का इधर भी एक लेवल क्रिएट हो जा रहा है, पानी का इधर भी एक लेवल क्रिएट हो रहा है। अब वो लेवल कितना क्रिएट हो रहा है, फॉर एग्जांपल वो लेवल हो गया यहां तक क्रिएट, क्योंकि ये ऑरिफिस पानी में पूरा पूरा डूब गया, तो इसे क्या कहेंगे, कंप्लीटली सबमर्ज या कंप्लीटली ड्रोन। बस कल को क्वेश्चन आ जाए कंप्लीट ड्रोन पूछने के लिए तो क्या है, पूरा डूबा हुआ ऑरिफिस। दूसरी तरफ से भी ऑरिफिस तो तभी होगा जब इधर से डूबा हुआ है ही, इधर से डूबा हुआ होना नोच हो जाएगी वो, है ना, इधर से डूबा हुआ हो गई। लेकिन जिधर इफ्लक्स निकल रहा है, जिधर डिस्चार्ज जा रहा है, उधर भी फ्लूइड का लेवल इतना हो गया कि फ्लूइड डिस्चार्ज जो हमारा ऑरिफिस वो पूरा डूब गया है, तो वो क्या कहलाएगा, कंप्लीटली ड्रोन्ड ऑरिफिस या कंप्लीटली सबमर्ज्ड ऑरिफिस। डायग्राम बना लीजिए समझने के लिए, डायग्राम बना लीजिए तो डायग्राम से ही समझ में आपको आ जाए। अब इसका डिस्चार्ज का फॉर्मूला और लिखना है मुझे। मैंने बताया नहीं, छोटे छोटे से भाई हैं इसके, इनके पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। आज ही खत्म कर देंगे, कितना टाइम है अभी, 2-3 मिनट में हो जाएगा खत्म, छोड़ देंगे अब जल्दी आपको। अब अगर देखिए इसका नीचे वाला लेवल मैंने H1 मार कर रखा है, सबसे बॉटम वाला H2 मार कर रखा है, लेकिन यहां का फ्लूइड का लेवल और इन दोनों के बीच में फर्क है सिर्फ H का। मैंने एक और टर्म यूज कर लिया, यानी फ्री सरफेस और इधर वाले फ्री सरफेस के बीच में कितना है डिफरेंस, H का। अब तो काम हो गया आसान, इस केस में वेलोसिटी हो जाती है यूनिफॉर्म और डिस्चार्ज का फॉर्मूला इससे हो जाएगा हमारा Q इक्वल टू CD। आप इसका कर दीजिए, आप जो भी करना चाह रहे हैं, एरिया लिख दीजिए इनटू अंडर रूट के 2GH। इतना सा फॉर्मूला हो गया बस इसका। ए को लिख दिया मैंने एरिया ऑफ द ऑरिफिस, विड्थ इनटू डेप्थ जो भी आ रहा होगा उसका एरिया, है ना। B इंटू H1 माइनस H2 आएगा एरिया, अगर लिखने निकालने पे आ जाए एरिया क्या आएगा, B इंटू H1 माइनस H2, तो निकालने पे आ जाए तो आप, तो यानी क्या हो गई, वेलोसिटी अगर सबमर्ज्ड ऑरिफिस होता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है उसमें, यूनिफॉर्म, और किसके दे हो जाती है, जितना हेड डिफरेंस है, ऐसा हो गया ना ये। Q इंटू ए तो यूज कर लिया हमने, Q इंटू वी, Q इक्वल टू ए इंटू वी यूज कर लिया, और V हमने यूनिफॉर्म वाला ले लिया। इसका मतलब सबमर्ज्ड ऑरिफिस में जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म हो जाती है, चाहे वो लार्ज साइज हो या स्मॉल साइज, चाहे वो लार्ज साइज हो या स्मॉल साइज, सबमर्ज्ड ऑरिफिस में वेलोसिटी हो जाती है यूनिफॉर्म। ठीक है साहब, बस इतना ध्यान रखना। और हेड कौन सा लेना है वेलोसिटी के लिए, फ्री सरफेस दोनों का डिस्टेंस। बताइए कोई कंफ्यूजन नहीं, यहीं पे हेडिंग दीजिए पार्शियली सबमर्ज्ड ऑरिफिस, वही लार्ज साइड ही है, सब कुछ लार्ज साइड रेक्टेंगुलर ऑरिफिस है, बस हेडिंग दीजिए, सब हेडिंग डालते रहिए। अगली हेडिंग दीजिए पार्शियली सबमर्ज्ड ऑरिफिस, पार्शियली सबमर्ज्ड ऑरिफिस। फिर से बनाता हूं डायग्राम को क्योंकि बहुत काट पीट सी हो गई है। पार्शियली सबमर्ज्ड ऑरिफिस, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं आसान तरीके से समझ में आ जाए। पार्शियली सबमर्ज्ड का मतलब क्या है कि वो पार्शियली डूबा हुआ है, यानी पानी का इधर जो, ये तो क्या है हमारा H1, ये तो H1 था, ठीक है ना, यहां से यहां तक H2। अब ये जो लेवल है ये है हमारा H, ये लेवल है हमारा H, ठीक है। क्या कह रहे हैं, पार्शियली डूबा हुआ है, पूरा डूबा हुआ नहीं है, आधा डूबा हुआ है और आधा ऊपर को फ्री है। अब इससे डिस्चार्ज रेट का फॉर्मूला निकालना है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला लिखना है आपको। भाई सिंपल है, इसका मतलब ये दो ऑरिफिस में कन्वर्ट कर दो इसको,
दो ऑरिफिस में कन्वर्ट कर दो, वन पोर्शन इज दिस एंड अदर पोर्शन इज दिस। नीचे वाला पोर्शन कैसा बनेगा? कंप्लीटली सबमर्ज्ड। ऊपर वाला कैसा बनेगा? कंप्लीटली फ्री। ऊपर वाला कंप्लीटली फ्री। तो दो फॉर्मूले लिख दो। Q1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए, CD 2/3 अंडर रूट के 2G, विड्थ तो दोनों की बराबर ही रहेगी ना, B इंटू B, ठीक है, इंटू H। नीचे वाला बॉटम कौन सा है? बॉटम का है ये, यानी H की पावर 3/2 माइनस H1 की पावर 3/2। ये उस वाले ऊपर वाले और फिर से आ गया ना फॉर्मूला, ठीक है ना? ठीक, नीचे वाले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q2 इक्वल टू CD, मैं यहां पर A लिख देता हूं, एरिया को अभी थोड़ी देर के लिए, एरिया इंटू क्या हो जाएगा? अंडर रूट के 2GH। ये तो हो जाएगा नीचे वाला एरिया, वॉल्यूम, फ्लो रेट। कंप्लीटली सबमर्ज के लिए H है हाइट, अंडर रूट के 2G। लिख लीजिए तो फटाफट। यानी अगर पूरे से निकालना है, दोनों को ऐड करके आप फॉर्मूला लिख देंगे। पूरे से निकालना होगा तो दोनों को ऐड करके वहां पर फिर लिख देंगे। वैसे आज तक आया नहीं है, लेकिन मजबूरी है पढ़ाना और बताना। बाई चांस आ गया तो इसी, और किसी का बाई चांस आ गया और एक ही नंबर से रुक गया तो वो कहते यही नहीं पढ़ाया था बस सर ने, बाकी तो मैंने नहीं, पूरा पेपर कर दिया था। बाकी तो जितना सर ने पढ़ाया था पूरा कर दिया था, ये पढ़ाया नहीं था एक नंबर का, इसलिए मेरा एक नंबर का नहीं हुआ और इसलिए मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। अपनी गलती दूसरों पर डालने का यही सबसे आसान तरीका है।